वाह! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। जिंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी, कभी ना खत्म होने वाली दास्तां, उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है ये शो हौसलों की उड़ान। और मैं सोनम गिल, आपकी मेजबान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने खुद को इस मुआशरे के सामने नजीर पेश किया है, मेजर मोहम्मद अली शाह। शुक्रिया सोनम, थैंक यू। अली जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में, और हमें बहुत खुशी हो रही कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हुए। शुक्रिया बहुत बहुत सोनम। अली जी, आप एक फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल हैं और आप नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर भी रह चुके हैं अब, और जो है आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हुआ है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टेड टॉक्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना एक डाइवर्स जो आपका डोमेन रहा है, इसकी जर्नी जो शुरुआत इसकी हुई उसके बारे में ज़रा हमें बताइए प्लीज़। तो ये कहानी छोटी शुरू होती है एक छोटे से सपने से एक्चुअली जी। ये छोटा सपना ये था, एक छोटा बच्चा था जो बचपन में बोल नहीं पाया करता था। वो हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था, सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था। और ऐसे ऐसे करके, अगर मैं कहानी को लंबा बताऊं ना, छोटा करके बताऊंगा आपको। ये रंगमंच पे गया क्लास 7th में, अपनी लाइनें भूल गया भाई। अब क्या बोलना है आगे, ऐसा लगा माथे पे से पसीने ऐसे ऐसे आए। उसके बाद शुक्रिया बोला, धन्यवाद बोल के बैठ गया वो। उसके बाद उसने बोला, भैया ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी जिंदगी में। उसके बाद फिर से मैं लंबी कहानी को कट शॉर्ट कर रहा हूं, फिर तो भैया बेस्ट एक्टर, बेस्ट डिबेटर, बेस्ट इन डिक्लेमेशन, बेस्ट इन पोएट्री रेसिटेशन, सारे हर अवार्ड जीत के आए। उसके बाद सबसे पहले तो हम आपको सलाम करना चाहेंगे, हम और हमारी जो पूरी आवाम आपको जो आज देख रही है, सुन रही है, क्योंकि आपने जो है इस मुल्क की हिफाजत में एक आला तरीन किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से आपको कमेंडेशन कार्ड भी हासिल हुआ है, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर। और उस जर्नी के बारे में ज़रा बताएं कि वो कैसा सफ़र था और वो अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है। ज़रूर सुरम जी, मेरा दाखिला 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में नहीं हुआ था। मैं एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया था मैं। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, एनसीसी करी मैंने कॉलेज में, और एनसीसी भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। सी सर्टिफिकेट का इरादा था, क्योंकि मैं मॉडलिंग शुरू कर दी थी, और कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल, हुलिया, कभी दाढ़ी, कभी मूछ। तो उसके बाद जब मैं फौज में गया तो मेरी पहली पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, अखनूर जी। मैं 2 साल रहा वहां पे सरहद पे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का फर्क केवल 30 मीटर के फासले पे थे हमसे। यहाँ पे हमारा झंडा और 30 मीटर यूं दिख रहा है पाकिस्तान का झंडा जी। और हम अंडरग्राउंड बंकरों में रहा करते थे,
और अंडरग्राउंड बंकर में हम मच्छरदानी लगाया करते थे बहुत। अच्छा। क्यों? मच्छर से बचने के लिए। वहां पे सांप, ओ, बिच्छू, हाँ, कुछ सब कुछ होता। गिरगिट, चिपकलियां, रेप्टाइल, मतलब तरह तरह के वहां पे कीड़े मकोड़े, उनके बीच में हम रहा करते थे। और वहां पे 2 साल काटे। और तब सीज फायर का दौर नहीं था उस टाइम पे। और सीज फायर हमारे टाइम, मैं अपने पोस्ट पे मौजूद था जी। जब सीज फायर हुआ। ओके। तो सीज फायर 2003 में हुआ था और ये 2003 की कहानी है ये। और मेरा ऑपरेट करने का तरीका ये था कि भाई अगर मणिपुर में या नागालैंड में अगर लोकल लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फर्ज करिए अगर उन्होंने सपोर्ट तो बहुत किया हमारा, तो गलती आपकी है। आपको उनके हार्ट्स और माइंड, उनके दिल जीतने हैं आपको। क्या बात है, वाकई। और ये बहुत मुश्किल काम है। आपको उनकी भाषा सीखनी है, उनके बारे में सीखना है, उनकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, टोपोग्राफी, उस इलाके के बारे में सीखना है। बिल्कुल। तो जब तक उनको महसूस नहीं होगा ना कि यहाँ पे फौज हमको डराने के लिए नहीं, हमारी हिफाजत के लिए है, जी, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। और हर 3 महीने में, मैं रिकॉर्ड रहा है वहां पे, मैं ब्लड डोनेशन अपना करता था मैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप्स, एजुकेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, सोशल वेलफेयर हमने बहुत किया। वहाँ पे तो आपके मुख्तलिफ तरह के जो है एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो आपने कहीं एक इंटरव्यू में ये भी जिक्र किया था कि एक नागालैंड का एक किस्सा था, जो कि एक मुख्तसर सा किस्सा था। आप अगर आप शेयर करना चाहें कि वो बड़ा एक जो है। बिल्कुल, बड़े खुशी से और शौक से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बड़े फख्र से। आज मैं आपके सामने नहीं होता, मैं ऊपर कहीं से आपको देख रहा होता। और ये किस्सा ऐसा है, अगर मैं पूरी लंबी कहानी को छोटा करके बताऊं मैं, जी सर, तो हम 5 सोल्जर थे और हमारे आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और हाथ और पाँव बांध रखे थे अंडरग्राउंड से। हम कैप्चर हो गए थे गलती से, हम निहत्ते थे अंडरग्राउंड, जो NSC and IM ग्रुप है। तो अब वो गोली मारने वाले थे बेसिकली। और जैसे वो गोली मारने वाले थे, उन्हें हथियार कॉक करा अपना, खड़ाखट खाट खाट वो आवाज आती है जो हथियार कॉक करते हैं। तो एकदम से मैं बोलता हूँ, आई मुझे तुमसे आओ एक पर आई भी तो थाकी भी थाकी भी पाई बता मोय लगा मलीबा से अभी भी लगा से अपने लोगों ते लोग पाई के ना बिची बिची कुछ पैसे बड़ी खाए से खाना है पीस लगा के बना से अपने को दे से। तो उसकी भाषा में बात करनी शुरू कर दी मैंने, नागामीज में। ओके। तो वो हक्का बक्का रह गए सब लोग, बिल्कुल। उनको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो है ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, खोलो। तो आंखों से पट्टी खोली। और अच्छा, वहां के बारे में समझ, मैंने आपको बताया समझ होनी चाहिए जी, समझ अच्छी खासी थी मेरी जी। तो मैंने उसके बाद उससे नागामी से बात नहीं करी। जैसे कि नागालैंड में आओ ट्राइब है, वो मुकोकचुंग से आती है। अंगामी आते हैं कोहिमा दखामा से। जो कोन्याक्स आते हैं वो मॉन ट्विनसैंग से। जो लोथा आते हैं वो वोखा से। जो सेमा ट्राइब है वो आती है सोनोबोटो से। जो चाकेसांग ट्राइब है वो फुट जीरो या चकाबामा से आती है। जो तांकुल ट्राइब है वो मणिपुर के उखरूल जिले, जो कि नागालैंड से। जिसामी चिसामी अलग ट्राइब हैं, रिंगमा, सीलियांग, अलग अलग ट्राइब है नागालैंड में। उनके बारे में समझ होनी बहुत जरूरी है। तो वो समझ थी मेरे को, अभी भी है। और मैं बहुत, मेरे को लगाव था उन लोग। मेरा ऐसा मानना है सोनम जी कि नागालैंड ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो लोग हैं ना, वो बहुत ही प्यारे लोग हैं भाई। वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड, कल्चर्ड, मेहनती, ईमानदार, जबान के पक्के हैं। क्या बात है। उन्हें जबान दे दी तो भैया उन पीछे नहीं जाएंगे अभी। प्योर कमिटमेंट वाली बात, प्योर कमिटमेंट। तो मैंने उसकी भाषा में बात नहीं शुरू कर दी। अच्छा, आओ है भाषा, चुंकली चांकली। और एक मुंगसुन है जी। मुंगसुन इज वो उनका सब ट्राइब है एक्चुअली। ओके। तो उसकी सब ट्राइब मुंगसुन ने बात करी उससे, मैंने, लोग समझ नहीं पाएंगे मगर मैं समझाऊंगा। मैं बोला है मैं तुमसे आओ खुमालियर, छुंगालियर, छुंगादांगलियर, नाकुनलियर, NSC मिल्टन कैंप नुंगलियर, चोंगर मचो, नीना मेनमर मुझे तुमसे आओ, नीना मेनमर। उसकी भाषा में, उसी के एक्सेंट के साथ। क्या बात है, बिल्कुल। ये तो एक वो भी एक कला थी एक तरीके से। तो कलाकार तो हम थे ही थे फौज में। तो वो भी यहाँ पर इस्तेमाल हुई। और फिर वो रुक गए और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, बाय बाय नूडल्स बनाए। ओके। जिप्सी जो थी हमारी गाड़ी, वो तोड़ दी थी, वो काफी उसमें नुकसान आया था। हम में एक खरोच नहीं आई, हम में से किसी को। हमने आपके बारे में ये पढ़ा कि एक बच्चा होता है जो 26 जनवरी को, है ना, कि फौज की वर्दी डाल के राजपथ पे आप राष्ट्रपति
पति जी के सामने से जो है एक सलामी देते हुए वहां से गुजरने की आपका ये ख्वाब था कि आप वहां से इस तरह से गुजरे सलामी देते हुए, और फिर कुछ सालों में ये सुनाई देता है कि आवाज आती है कि वी हैव द असम राइफल्स मार्चिंग कॉन्टिजेंट लेड बाय मेजर मोहम्मद अली शाह। आपके दूरदर्शन पे ही ऐसा हो। बिल्कुल, और ये हमारी खुशनसीबी है। और ये जो फर्स्ट मोमेंट जो होता है ना कि जो आपने ख्वाब देखा था उसकी जो ताबीर हुई, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? समझिए इसकी कहानी के बैकग्राउंड जो है बताऊं मैं आपको, वो 1987 में इसका बैकग्राउंड शुरू होता है। ओके। 1987 में मेरी बहन का, बड़ी बहन है मेरी, वो उनका सिलेक्शन हो गया स्कूल से 26 जनवरी की परेड जाने की, झांकी में। मगर तब मेरे नाना का इंतकाल हो गया था, तो हमको उनको दफनाने जाना था, तो वो अपने स्कूल में शरीक नहीं हो पाई थी। उसी साल हमारा खानदान फौजी खानदान है, बहुत लोग फौज में है, सर्विस में, वर्दी वाले। तो मेरी चाचा हैं, एक मेरे फादर की कजन है, फर्स्ट कजन कर्नल मीर अहमद शाह, उनको आर्मर्ड कोर कंटिजेंट कमांड करना था उसी साल। और उनको फिर हमने फिर अपने आपके दूरदर्शन पे देखा था कि भाई 87 में, तब से एक सपना एक था, तब से वो बात थी मेरे माइंड में, गूंज रही थी। और एक जसदेव सिंह हुआ करते थे कमेंटेटर, तो जसदेव सिंह की आवाज बार बार मेरे कान में गूंजती थी बचपन से। और मैं सोने की कोशिश करूं तो वो कंधे से कंधा मिलाकर जा रहे हैं, ये इस तरीके से ना, वो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं कहा क्या मेरे को भी फौज की वर्दी डालनी है और राष्ट्रपति को सलामी देनी है। तब कर्तव्य पद राष्ट्रपति था। तो राष्ट्रपति से गुजरूंगा मैं, एक दिन ऐसा आएगा। अब जब मैं अकेडमी गया ट्रेनिंग करने के लिए, एनडी में तो खैर दाखिला हुआ नहीं था, तो मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया। तो मार्चिंग टेस्ट जो होता है ना, परेड टेस्ट, हालांकि मेरे फिजिकल सब अच्छे थे, सब में अच्छा किया मैंने। पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए। मेरे को इजाजत नहीं मिली थी घर जाने की, तो मैं अकेडमी में ही रुका रहा। एक्स्ट्रा तैयारी करी उस टेस्ट की, मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स, पनिशमेंट दिए गए मेरे को। अब अकेडमी खुल गई कुछ दिनों के बाद, सब लोग आए घर का खाना खा के, नई नई पिक्चरें देख के, किताबों में पढ़ के, मारे रिफ्रेश होके, और मैं वहीं पे ही अकेडमी, बहुत बुरे हाल थे, बहुत बुरे हाल थे, वहां रुका रहा। फिर चौथा अटेम्प्ट हो रहा है, अब जाहिर सी बात है इतनी तैयारी करी है, अब चौथे अटेम्प्ट में भी फेल, पांचवें अटेम्प्ट में भी फेल, छठे अटेम्प्ट में भी फेल। फिर एक स्पेशल टेस्ट रखा गया खास मेरे लिए, खास ये धक्का मार के पास गया, उसमें भी फेल। देखिए अगर आप मेरे को बोलेंगी कि 5 किलोमीटर दौड़ के आने हैं, 30 kg का वजन है, 21 मिनट में भागना है, मैं कर लूंगा। और मुझे कोई फेल कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड सबको दिखा रहा हूँ। आप बंदूक दे देंगी और बोलेंगी शिस्ट लगाओ, तो 5 के 5 गोलियां मैं निशाने पे लगा दूंगा, उसमें भी आप फेल नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मेरी मर्जी है, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है भाई, मैं तो नहीं करूंगा आपको। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वजह थी, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं ही अच्छा ना हूं। फिर मैंने काम करना शुरू करा, फिर मेरा मार्चअप हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कमांडेंट साहब के पास, जो कि जनरल साहब थे, मेजर जनरल अवस्थी साहब, बड़ी बड़ी मूछें थी, राजपूत रेजिमेंट के थे, वो ऐसे बैठे हुए थे और मैं यहाँ सामने खड़ा हुआ था। क्या बात है, क्यों बार बार फेल हो रहे हो, बरकरार रखिए अपनी परफॉर्मेंस, क्यों? मैं समझना चाहता हूँ क्यों हो रहा है। तो मैंने उनको बोला, सर मेरे वालिद साहब ने कहा था कि जब तुम ट्रेनिंग ले जाओगे इतनी मेहनत करना कि हमें तुम्हें फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए। मगर सबसे अहम बात उन्हें कही थी, हमेशा याद रखना एक बात, कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रख रहा था और मैं फेल हो रहा था कंसिस्टेंट रखने के चक्कर में। फेलियर इन वो कंसिस्टेंसी इन फेलियर। हाँ, तो खूब हंसे, यार कैसा बंदा है ये, तो भाई तो पास कराओ। तो मेरे को फिर पास हो गया। अब सोनम जी आते हैं 2007 में, 2008 में तो सिलेक्शन, 2007 में सिलेक्शन हुआ मेरा। मैंने बोला ये मौका है, ऐसा मौका अब दोबारा नहीं आएगा, ये दिखा दो। और जो जख्म थे मेरे पुराने 87, 2003, सारे जख्म मेरे को याद आए और मैंने बहुत मेहनत करी। अब इतनी मेहनत कर दी मैंने कि गलती से परेड ग्राउंड में जब तैयारी के टाइम पे
जब मैं अपना पाँव मारता था स्टैंपिंग के लिए ना, कुछ ज्यादा ही जोर से मारा करता था मैं। उससे क्या हो गया नुकसान? उससे ये हुआ कि मेरे पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए। स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि आपकी जो रीढ़ की जो हड्डियां हैं ना, रीढ़ की नहीं सॉरी, जो शिन की हड्डियां हैं वो फूल गई और वो क्रैक हो गई, इतना पाउंड मार मार के, और नाल थे। तो एक दिन मेरे को स्ट्रेचर पे इवैक्यूएट कर दिया, मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए मेरे को। तो ऑर्थोपेडिशियन ने एक्सरे ली, बोला तुम्हारे तो बहुत सीरियस गंदे, हाँ गंदे एडवांस फ्रैक्चर है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो परेड, और मैं तुमको वापस नागालैंड भेज रहा हूँ, अपनी यूनिट जाओ और रेस्ट करो आप। मैं नहीं सर, परेड तो मैं करूंगा और दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को नहीं रोक पाएगी। अरे पागल मत बनो सर, मैं जुर्मी आदमी हूँ, कुछ हासिल करने के लिए कहते हैं ना कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या बात है, बिल्कुल। आप क्यों खो, सही बात, आप वो भी रखो और कुछ करो भी। तो मैं कहता परेड तो मैं करूंगा, आप प्लीज मेरे को देखो, मैं भी फौजी हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हें पता हो, तो मेरे को तो रिपोर्ट पे लिखना पड़ेगा कि तुम अनफिट हो परेड करने के लिए। मगर उन्होंने मेरी एक मदद जरूर की थी और मैं वो शुक्र अदा करता हूँ आज तक। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम मेरे को मत दिखाओ, मेरे को कंसल्ट मत करो, तुम सिविल डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा। और वो जो इसे बताएंगे आप वो करो। तो फिर मैं सिविल डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे बस खर्चा था, मेरे को ऑथराइज था मिलिट्री हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट, मगर मैं सिविल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी वही बोली, एक्सरे लेके गई, तुम्हें तो बहुत गंदा फ्रैक्चर। मैं सर परेड तो मैं करूंगा। अब आर्मी डॉक्टर के पास पावर थी कि वो मेरे को राइट ऑफ कर दे, रिटर्न ऑफ, कि भाई तुम ये परेड में करेगा ही नहीं हिस्सा। वो तो उनका बड़प्पन था, उन्होंने मेरी आंखों में वो आग देख ली होगी शायद, बेशक। तो उन्होंने फिर कुछ वो काइंड थे मेरे लिए। तो फिर मैं सिविल डॉक्टर ने बोला कि तुम भी परेड नहीं कर, मैं परेड तो मैं करूंगा। फिर सोलम जी, मैंने, आप गलत का काम है कोई ना करे, बेसिकली अपने आप पेन किलर्स पे और जहन की शक्ति से, बस जो ताकत हमें यहाँ पर है ना, वो हम अंडरएस्टिमेट करते हैं, किसी को मालूम नहीं होता कि यहाँ पर कितनी ताकत है। माइंड की जो पावर है, माइंड की जो पावर है, विल पावर जो कहते हैं, लोगों को अंदाजा है ही नहीं इसके बारे में। तो मैंने कहा बस मुझे तो अब वो जख्म पूरी याद भी आ रहे थे, और जो मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन वहां से था, मैं कहा नहीं मैं करूंगा। अब क्या होता है, 23 जनवरी 2008 को एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, जब हम एक डबी प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस टाइम पे प्रेसिडेंट थी, तो वो खड़ी हुई थी डायस में, और एक और उनका रोल अदा करने के लिए कोई आता है। उस टाइम पे मेरे स्ट्रेस फ्रैक्चर थे और मैं मार्च कर रहा हूँ पर राजपथ पे, तब राजपथ गिरा था वो। तो जैसे मैं दाहिने देख कहने वाला था तो इतना दर्द हुआ ना सोनम जी, मेरे पाँव में कांप गए बिल्कुल, और मेरी बदन कांप गया, और कान आंख लाल हो गया बिल्कुल मेरे, और खून दौड़ा है, दर्द झेल रहा हूँ क्योंकि मैं। और आपको इतना तेज चलाना पड़ता है क्योंकि पीछे आपका एक फौजी बैंड प्ले कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप इतना तेज नहीं चलाओगे, अपना वर्ड ऑफ कमांड नहीं दोगे, तो आपके जो जवान पीछे हैं वो आपकी आवाज सुन नहीं पाएंगे, और अगर आपके जवान सुन नहीं पाएंगे तो वो उनके कदम टूट जाएंगे, बेशक, और बेइज्जती बहुत होगी। बिल्कुल। तो मेरे को बहुत तेज चलाया मैंने, और जब मैं चलाते वक्त दर्द भी इतना हुआ कि मैंने कुछ गलती कर दी मैंने, और कदम टूट गए हमारे। ये तो अच्छा हुआ कि 23 जनवरी को रिहर्सल के हुआ था ये। ओके, ये रिहर्सल की बात। हाँ, तो ऐसा बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी कि भाई ये परेड नहीं करेगा, ये अनफिट है, इसको हटाओ। मैं कहा नहीं, परेड तो मैं करूंगा। फिर डीजी डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का आदेश आता है रात को 11:15 बजे, नहीं मेजर मोहम्मद अली शाह ही परेड करेगा, इसमें वो जज्बा है, जुनून, आग है बंदे में। और वो हमने देखा है, जो वीडियो है तो हम सब ने देखा है। और खास बात यह है कि कोई नहीं बता पाएगा कि उसमें इतनी तकलीफ हो रही होगी मेरे को, और फ्रैक्चर इतने हो रहे हैं। और एक और बात बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात, मेरी मंगनी होनी थी 26 जनवरी 2008 को परेड के बाद। मेरी मंगनी हो नहीं पाई क्योंकि मैं उस हालत में नहीं था। मैं मंगनी हुई बाद में हुई, वो अलग बात है जी। यहीं से ये बात निकल के आती है क्योंकि आपने जो है ये पोएम जिस तरह से आपने रिसाइट किया, उससे एक तो मोटिवेशन का एलिमेंट आता ही है हमेशा की तरह, और आप एक इतने वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप यहाँ पे एक ये बात भी आपने कही ना कि एक जो मान लेना होता है किसी चीज़ को, यानी फीडबैक को, अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, इसके बारे में आप ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है अगर हम अच्छा फीडबैक नहीं सुनते
तो हम बहुत आसानी से उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ डिफेंस वाले स्ट्रेटजी में चले जाते हैं, जबकि अगर हम उसको कबूल कर ले, वी हैव द चांस टू गेट बेटर। इसके बारे में ज़रा बताएं प्लीज़ हमारे दर्शकों को। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सोनम जी, और शुक्रिया आपने इस सवाल पूछे। देखो अक्सर क्या होता है कि फीडबैक जब हमको मिलता है हम बहुत बुरा मान, कोई हमको अच्छी चीज बोलता है, नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कहते नहीं है, सही कोई बात है। बुरा चीज बोलते हैं हम बहुत जल्दी बुरा मान बहुत जाते हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को। मगर मैं कहता हूं कि आपको अगर कोई बुरा बोले, आपको उससे सीखना चाहिए कि भाई कुछ, कि आप अपने आप को बेहतर कैसे करेंगे आप। जी अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने ये सारे जहां से लिखा था। जी उन्होंने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। और देखिए एक चीज और है, जिंदगी का ये उसूल है, नियम है, ये दस्तूर है, कुछ भी बोल दिया। जब आप जिंदगी में के दौर में आप ऊपर जाने लगेंगे ना, जी जी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होंगे। सही बात है। हर कोई खुश नहीं होता आपकी कामयाबी में। हम सोचेंगे कि ये वेल विशर है, मगर आपका वेल विशर आपके पेरेंट्स होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके हर कोई रिश्तेदार खुश नहीं होगा जी, भाई, जी। ठीक है। जी तो बहुत लोग होंगे कि आप सोचेंगे कि आपके वेल विशर है, आप वो आपकी कामयाबी से चिढ़ेंगे, जलेंगे या खुश नहीं होंगे, कुछ भी। वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे और आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा कुछ हो तो पलट के जवाब नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है। जी आप बस ऊपर चढ़ते रहो, नाखून जो है ना उनको चट्टान में गाड़ के बस कैसे भी आप चढ़ते रहो ऊपर। आप जो ऊपर चढ़े होगे ना, और वो लोग जो आपको टांग खींच रहे थे जी, जी। वो तो नेगेटिव एनर्जी थी, एब्सोल्युटली। तो उनका ग्रेविटी नीचे होएगा, वो वहीं के वहीं होंगे जी और आप वहां पहुंच जाओगे। फोर्स डिस्कनेक्ट हो गया ना। हाँ, और जब वहां पहुंच के जब उनको देखोगे ना, जी मैं बता रहा हूँ बड़ा बड़ा मजा आएगा कि भाई हम साथ में थे, जी 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 अब मैं वहां पहुंच गया भैया, ये इसमें टांग खींची तो ये वहीं रह गया। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात है। ये बहुत अच्छा बदलाव होता है। बहुत खूबसूरत बातें हैं, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं आपकी जो जर्नी एक्टिंग की तरफ। अरे वाह, आप इतने सारे अवार्ड जीत चुके हैं और इसमें हमें बहुत फख्र होता है, जाहिर है। आपने क्या क्या नहीं किया है, इफ़ यू गो टू स्पीक अबाउट इट वो तो बहुत लंबी एक कहानी और गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट करते हुए हम ये कहते हैं कि आपने बजरंगी भाईजान जैसे फिल्म में, एजेंट विनोद और हैदर जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, उसमें आपने बड़ा आला किरदार निभाया। तो एक्टिंग की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई है? कहीं ना कहीं इसमें फैमिली जीन्स का भी ज़रा जो है इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि आपके चाचा साहब जो है नसीरुद्दीन शाह साहब, जो कि एक लेजेंडरी एक्टर है और बहुत इज्जत और एहतराम से नाम ले जाने वाले जो हमारी शख्सियत है आर्मी फ्रेटर्निटी में, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब जो आपके वालिद साहब हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं द फैमिली जीन्स हैज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड यू? बिल्कुल सोनम जी, बिल्कुल 100%, बल्कि मैं पूरा श्रेय दूंगा फैमिली जीन्स को ही बिल्कुल इसमें। और मैं बचपन से मेरी प्रेरणा, मेरी इंस्पिरेशन, मैं बहुत मुतासिर रहा हूँ अपने वालिद साहब से और अपने चाचा से, बल्कि तीनों भाई से, जो एक इजिप्ट में भी रहते हैं। वो एक IITian है, IIT, और बड़ा अच्छा मतलब बिजनेस सेंस है उनका। जी जी। तो मैं इन तीनों से मुतासिर रहा हूँ, और मैं सौभाग्य कि मैंने तीनों की जिंदगी देखी है। मेरे वालिद साहब की जिंदगी, या तो मैं फौज में गया, नसीर साहब के साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप्स करे हैं, थिएटर भी किया है जी। उनके साथ मैं स्टेज शेयर किया है एट द सेम टाइम। मैंने एक फिल्म भी करी है उनके साथ, सीन भी है, वो यूट्यूब पे है, द टाशकेंट फाइल्स, और साथ में है हमारा आमने सामने होता है। और उनसे बहुत सीखा हूँ मैं। एक कलाकार को एक सच्चाई के रास्ते पे सच्चा होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि दर्शक बेवकूफ तो है नहीं, बहुत अक्लमंद है, और उनको जो कलाकार की सच्चाई वो दिख जाती है, ऑनेस्टी, जो ट्रूथफुलनेस। और आप किसी चीज को अगर आप सच्चाई से बोलोगे तभी आप कन्विंसिंग करोगे। आप झूठ बोलोगे तो ऑडियंस पकड़ लेते हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो नसीर साहब, गुलजार साहब का एक सीरियल आता था, दूरदर्शन पे आता था, मिर्जा गालिब जी। तो उसकी शूटिंग कर रहे थे, तो मैं उनकी तैयारी उनको करते हुए देखा है, इतनी मेहनत करी उन्होंने, तलफ़ुज़ पे काम किया, गालिब साहब के बारे में पढ़ा, गालिब। और फिर मैंने बाद में थिएटर भी बहुत थी, मैं हार्ड को थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने डॉक्टर सईद आलम साहब, पेरोज ट्रूपे और टॉम वॉल्टर साहब के साथ गालिब के खुतूत, गालिब, और जब मैं ये प्लेस करा था इनके साथ, तो मेरे को वो सब बचपन की तैयारी जो मैं देखी थी, लेजेंडरी नसीरुद्दीन शाह साहब को करते हुए,
तो वो कहाँ भाई? क्या बात है। जैसे कि गालिब साहब का एक बहुत ही मीर मेहदी मजनू को लिखते हैं, वो एक ताज़ियत पे खत लिखते हैं जी। उनकी अहलिया का इंतकाल हो जाता है, मीर मेहदी मजनू का, तो वो लिखते हैं उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो मदाहिया थे वो, और वो दुख भी प्रकट हो रहा है और मदाहिया भी हो रहा है। वो लिखते हैं गम ना खाओ जो ना जान ना सही मुन्ना जान सही, जब मैं बहिश्त का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अखामत जावेदानी है और उसी नेक वक्त के साथ जिंदगानी है। क्या बात है। इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है, हाय हाय वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों ना घबराएगी, मियां होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। क्या बात है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, हम चाहेंगे कि आज की नस्ल के लिए आप कोई भी जो है पैगाम अगर देना चाहे तो बहुत खुशी होगी सर। जरूर। पैगाम ये है कि जैसे आपको बताया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और एक और है कि एक कविता है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, जो कि मैं स्कूल में पढ़ी थी। वो फौजियों के लिए है, क्योंकि मैं फौज से आता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीरनैक। हमें ये भी बताएं जाते जाते कि आपने जैसे बजरंगी भाईजान में काम किया और एजेंट विनोद में और हैदर में, यहाँ ये जो एक एक्सपीरियंस था, इसमें से सबसे खूबसूरत तरीन अगर कोई भी किस्सा हो तो वो जरा हमें हमारे साथ शेयर करें प्लीज। सबसे खूबसूरत किस्सा मैं कहूँगा कि विशाल भारद्वाज साहब की हैदर हम कर रहे थे जी जी, और हैमलेट इन कश्मीर, तो वर्दी डाल रखी थी, सुबह सुबह का टाइम था, और आज मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी, मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी रहता है, वो कुछ टाइम के बाद हट जाता है। डिसिप्लिन जो रहता है ना वो जिंदगी भर रहता है। सही बात है। वो आपसे हटेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो अच्छा, मेरी आदत रही थी कि सेट पे मैं सबसे पहले पहुंचूं और आखिरी में जाऊं, वहां से सब कुछ देख के। तो वर्दी में वर्दी में ही पहुंचा, वर्दी वहां जाके पहनी थी। अच्छा। तो वो इलाका थोड़ा महफूज नहीं था जी। तो पुलिस वाले भी मिले हमको, ने कहा भाई एक वो किस्सा हुआ था, बड़ी लंबी कहानी तो वो थी। दूसरा एक और किस्सा, यही बोलते बोलते याद आया, हम टैशकेंट फाइल्स कर रहे थे, नसीर साहब के साथ मेरा सीन था। बल्कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मिथुन चक्रवर्ती साहब और नसीर साहब के साथ एक फ्रेम में होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, किसी को मालूम नहीं था सेट पे कि नसीर साहब मेरे चाचा हैं, ठीक है। तो मैंने भी दूरी उनसे बनाए रखी और उनके पास गया नहीं, और चाचा बोला नहीं, कभी वो कुछ बोलते थे मैं यस बोलता था, प्रोफेशनल। जब काम खत्म हुआ उस दिन मैं उनकी गाड़ी में उन्होंने बुलाया, गाड़ी में बिठा के घर ले गए खाना खिलाने के लिए। फिर मेरे फोन आने शुरू हो गए, अरे यार तुम नसीर साहब की गाड़ी में बैठ गए हो, पता है क्या है? तो मैं बताया सर वो मेरे चाचा हैं। अरे यार बताया नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने की क्या बताता मैं। सही बात। जो काम किया, जो काम मिला, छोटा बड़ा छोटा मोटा कैसा भी, अपने बलबूते पे, अपने घुटनों के बल गया मैं, और खुद की मेहनत है मेरी। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हैदर में नसीर साहब ने रिकमेंड किया होगा जी। अगर ऐसी बात होती ना तो मैं क्यों ना हैदर का ही रोल कर रहा होता मैं। सही बात है। लीड तो मैं 5 मिनट रोल क्यों करता हूँ। सही बात है, सही बात। बहुत खूबसूरत आपने एंगल इसका भी शो किया, क्योंकि अमूमन ये पर्सपेक्टिव होता है, वी एसोसिएट एंड जज वेरी क्विकली। ये आपने एक बहुत जो एक धुंधला सा चीज उसको बिल्कुल साफ कर दिया एक बात में। ये बहुत शुक्रिया इसको शेयर करने के लिए। एक्टिंग में तो हम सब देख ही चुके हैं, और हम ये दुआ करते हैं अली साहब की आपके आगे की जो जर्नी है उसमें, और आपका जो भी मिशन हो उसमें परवाला आपको मजीद काम है वो कामरान करे। हम सब की तहे दिल से दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आप। इसी जुस्तजू तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और खुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर खुद को खोने ना दें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।